नमस्कार साथियों, मैं हूं रूपेश शर्मा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी एनालिसिस में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कैन्स टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में। जी हां दोस्तों, कैन्स टेक्नोलॉजी का नाम तो सभी ने सुना होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डिज़ाइन करती है। सो दोस्तों, ये स्टॉक काफ़ी चर्चा में चल रहा है, काफ़ी टाइम से ये चर्चा में चल रहा है। इसके चर्चा में चलने के पीछे का रीज़न यदि आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि इसका जब से क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट आया है, उसके बाद से इसमें और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये रिटेल इन्वेस्टरों की बहुत ही बेस्ट चॉइस थी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के अंदर में। तो इस स्टॉक में बहुत सारे निवेशकों ने टॉप पर बाइंग कर लिया है। क्योंकि अभी मैं बात करूँ, इस स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया परफ़ॉर्मेंस दी है और अभी लेटेस्ट में अक्टूबर 2025 के बाद से इस स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यदि मैं आपको कैन्स टेक्नोलॉजी का चार्ट दिखाऊं मंथली बेसिस पर, तो आप इस मंथली बेसिस के चार्ट को आप देखकर आप ये यकीन नहीं कर पाएंगे कि इस स्टॉक में इतनी तेज़ी लगातार देखने के बाद अक्टूबर 2025 के बाद से इसमें अचानक क्या हो गया कि इसमें लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को ही मिल रहा है। और यदि मैं बात करूं कि अक्टूबर 2025, नवंबर 2025 और दिसंबर 2025 में तो इसने लगभग 45% से भी ज़्यादा नीचे की गिरावट दिखा दी थी। और फिर उसके बाद जनवरी और फरवरी में ऐसा लग रहा था कि इसका गिरावट अब थोड़ी-सी यहाँ पे थमने वाली है, क्योंकि इसका क्वार्टर 4 रिज़ल्ट आने वाला था। और इस क्वार्टर 4 रिज़ल्ट के बाद कंपनी के जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनको ये भरोसा हो गया था कि कैन्स टेक्नोलॉजी के इस बार का जो क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट आएगा, बहुत धमाकेदार होगा और यहाँ से एक कैन्स टेक्नोलॉजी में फिर से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही देखने को मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के यदि मैं क्वार्टर 4 रिज़ल्ट के बारे में बात करूँ, तो क्वार्टर 4 रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया आया है। इसने पिछले क्वार्टर से भी काफ़ी बढ़िया परफ़ॉर्मेंस दिया हुआ है। और बात करें इसके रेवेन्यू की और इसके प्रॉफ़िट्स की, तो ये प्रॉफ़िट्स और रेवेन्यू भी काफ़ी बढ़िया रहा है पिछले क्वार्टर से। तो फिर आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि क्वार्टर 4 रिज़ल्ट भी काफ़ी बढ़िया आया है, इसके प्रॉफ़िट में भी उछाल देखने को मिला है, इसके रेवेन्यू में भी उछाल देखने को मिला है, इसका नेट प्रॉफ़िट भी बढ़ा हुआ है। तो आखिर मामला क्या है कि क्वार्टर 4 रिज़ल्ट आने के बाद, इतना अच्छा रिज़ल्ट देने के बाद भी कैन्स टेक्नोलॉजी का स्टॉक Q4 रिज़ल्ट के बाद तुरंत फिर सेलिंग प्रेशर में देखने को मिलने लगा है। तो यहाँ पर निवेशकों की चिंता ये बढ़ जाती है कि क्या अब इस स्टॉक से निकल जाना बेहतर रहेगा या फिर इस स्टॉक में अभी भी बने रहें। तो दोस्तों, यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर यदि नए हैं और पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर दें इस वीडियो को। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इस कैन्स टेक्नोलॉजी में आखिर चल क्या रहा है। इसके Q4 रिजल्ट के बाद ऐसा क्या हो गया है इस स्टॉक में कि इसमें तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। यदि हम बात करें पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन की, मतलब गुरुवार और पिछला शुक्रवार की, तो इन 2 दिनों में तेज़ी देखने को मिली है। क्या ये तेज़ी फँसाने वाली है या फिर ये तेज़ी में हमको इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर तेज़ी जो आ रही है उसकी उछाल पे हमको निकल जाना चाहिए। कैन्स टेक्नोलॉजी के बारे में यदि आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि कैन्स टेक्नोलॉजी का रिज़ल्ट में आखिर ऐसी क्या गड़बड़ी थी, जिसके कारण स्टॉक ने इतना सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और अब आने वाले टाइम में हमको इस कैन्स टेक्नोलॉजी में क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टडी करते हैं कैन्स टेक्नोलॉजी के क्वार्टर 4 रिज़ल्ट के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल के बारे में और समझते हैं इसका फंडामेंटल क्या कह रहा है। तो कैन्स टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें तो इसके सेक्टर की पहले हम बात करते हैं, तो सेक्टर का जो पीई इसका है वह 58.51 इसका पीई चल रहा है। और यदि इस स्टॉक को यदि हम इसके सेक्टर से कंपेयर करते हैं तो इस स्टॉक का जो पीई है वह 87.62 है, जो कि इसके सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा वैल्यू पर अभी ट्रेड कर रहा है। और यदि हम इसके आरओई की बात करें तो इसका आरओई 10.36% चल रहा है और इसके प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 4.69 है। तो इसका फंडामेंटल देख के हमको ये समझ में आ रहा है कि इसका जो पी वैल्यू है वह इसके सेक्टर से भी अभी ज़्यादा चल रहा है। क्योंकि इतनी गिरावट होने के बाद भी इसका पी इसके सेक्टर के पी से यदि ज़्यादा है, तो अब आप समझ लीजिए कि निवेशकों ने कितनी हायर वैल्यू के पी पर स्टॉक को बाय करके रखा हुआ है। मतलब ये प्राइस ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहा था मार्केट से और इसी एक्सपेक्टेशन के चक्कर में इस स्टॉक का पी की वैल्यू काफ़ी बढ़ती जा रही थी और लोगों का भरोसा इस स्टॉक पे काफ़ी बढ़ता जा रहा था और लोगों ने ऊंचे लेवल पर जाके इसको बाय कर लिया। लेकिन
जैसा कि हम बात करें, यदि हम इसको एग्जांपल की माध्यम से यदि हम समझें, जैसे विराट कोहली है। विराट कोहली जो है क्रिकेट के महारथी माने जाते हैं और सब लोगों की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आज जब मैच में खेलने के लिए जाएंगे तो ये अपना सेंचुरी जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से काइंस टेक्नोलॉजी का परफॉर्मेंस जो था, लोगों ने ये एक्सपेक्ट करके रखा हुआ था कि इसका स्टॉक का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहेगा और इसके हर बार क्वार्टर फोर रिजल्ट जो आते जाएंगे वो उसमें बेटर परफॉर्मेंस ही देता रहेगा। और जिस तरीके से उसका परफॉर्मेंस चल रहा था तो उस हिसाब से इसका पी वैल्यू भी काफ़ी हाई वैल्यू पर चला गया था और लोगों का भरोसा इस कैंस टेक्नोलॉजी ने जीत लिया था। लेकिन पिछले कुछ टाइम से, जैसे मैंने आपको बताया कि अक्टूबर 2025 के बाद से इसके स्टॉक में परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डाउनग्रेड हुआ और इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन होने लगा। जैसे कि हम बात करें कि अब विराट कोहली जो है सेंचुरी ना लगाते हुए अब सिर्फ 45, 35, 45, 38 इस तरीके से रन बना रहे हैं। तो अब रन बना रहे हैं इस तरीके से, तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी कि विराट कोहली अब इस मैच में भी 100 सेंचुरी लगाएंगे या 90s तो टच करके जाएंगे, पर उनकी परफॉर्मेंस जो है 45, 35, 38 इस तरीके से यदि चल रही है तो लोगों का जो फेथ उसके ऊपर बना हुआ था वो फेथ धीरे धीरे कम होने लगा। इसी तरीके से यदि मैं कैंस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं, तो जो कैंस टेक्नोलॉजी का जो रिजल्ट आ रहा था क्वार्टर फोर का, तो पिछले कुछ क्वार्टरों से कैंस टेक्नोलॉजी के परफॉर्मेंस में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही थी। मतलब गिरावट तो नहीं कह सकते इसको, मार्केट जो है इस स्टॉक से काफ़ी हायर एक्सपेक्टेशन रखना चाह रहा था और उस हायर एक्सपेक्टेशन पे ये स्टॉक फिर खरा नहीं उतर रहा था। और यही रीज़न था कि इसमें पिछले 3 सेशन में, मतलब हम बात करें अक्टूबर 2025, नवंबर 2025 और दिसंबर 2025 में काफ़ी इस स्टॉक ने सेलिंग प्रेशर दिखाया। इसका रीज़न यही था कि एक्सपेक्टेशन जो मार्केट कर रहा था इस स्टॉक से कि इस बार का जो क्वार्टर फोर रिजल्ट आएगा तो उसमें काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, लेकिन पिछले क्वार्टर में भी निराशा देखने को मिली और स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। इस क्वार्टर फोर के रिजल्ट में भी मार्केट ने ये एक्सपेक्टेशन करी थी कि इस बार के रिजल्ट में भी कुछ ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन रिजल्ट कुछ और ही रहा और परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गई। यदि मैं ईयरली बेसिस पे इसके फाइनेंशियल की बात करूं तो रेवेन्यू इसका 2024 में 1805 करोड़ रुपए था और इसका प्रॉफिट 184 करोड़ रुपए रहा और वहीं इस कंपनी का जो डेट था वो 306 करोड़ रुपए का था। तो दोस्तों, बात करते हैं अब मार्च 2025 की। तो मार्च 2025 में रेवेन्यू मार्च 2024 के कंपैरिजन में बढ़ा, जो कि 1805 करोड़ से बढ़कर 2722 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था और इसका प्रॉफिट भी 184 करोड़ रुपए से बढ़कर 294 करोड़ बढ़ गया था और इसका डेट भी 306 रुपए से बढ़कर 875 करोड़ रुपए तक इसका डेट बढ़ गया था। तो अब आप सोचिए कि इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट जो आया है मार्च 2024 के कंपैरिजन में मार्च 2025 में इस कंपनी ने डेट काफ़ी बढ़ा दिया था, मतलब इसके ऊपर कर्जा ज़्यादा हो गया था। तो इसी बात को मार्केट ने नेगेटिव लिया और इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल गया था। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसका रेवेन्यू भी बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट बढ़ने के कारण ये स्टॉक नीचे आ गया है। जी हाँ दोस्तों, और अब बात करते हैं मार्च 2026 के फाइनेंशियल के बारे में। तो इसका रेवेन्यू भी पिछले मार्च 2025 में जो 2722 करोड़ रुपए था वो बढ़कर 3626 रुपये हो गया और इसका प्रॉफिट जो 294 रुपये चल रहा था और इस बार का जो प्रॉफिट आया वो 364 करोड़ रुपए हो गया है। तो मतलब हम देखें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में तो जंप देखने को मिली है, लेकिन मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो इसका जो डेट जो बढ़ गया था पिछले साल 875 करोड़ रुपए तक जो डेट बढ़ गया था, इस डेट को कंपनी थोड़ा सा कम कर सकती है इस क्वार्टर के रिजल्ट में, लेकिन ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। पर यहाँ पर एक बात ये भी रही कि डेट कंपनी ने अब बढ़ने नहीं दिया है और 875 जो पहले था वही 875 डेट कंपनी में अभी भी बना हुआ है। तो ओवरऑल हम यदि मार्च 2026 के क्वार्टर की यदि हम बात करें तो सेल्स में 1243 करोड़ रुपए की जंप देखने को मिली है और उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में 194 करोड़ रुपए की प्रॉफिट देखने को मिला है और नेट प्रॉफिट की यदि मैं बात करूं तो 91.22 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट यहां पर देखने को मिला हुआ है। और यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यदि मैं बात करूं तो प्रॉफिट में 21.5% की गिरावट देखने को मिली है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 19.2% की तेजी देखने को मिला है। अभी अपना ये स्टॉक 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 3000 का जो लो लगाया है इसने 2900 कुछ रुपए का इसने लो लगाया है और यहाँ से इसने थोड़ा सा रिवर्सल अभी दिखाया हुआ है। तो अब मैं बात करता हूँ कि इस कंपनी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बढ़िया फाइनेंशियल रिजल्ट देने के बाद भी
इस कंपनी में काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ी वजह यहाँ पर ये है। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर 2 मेन रीज़न है जिसके कारण से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तरीके से जहाँ तक मेरा मानना है कि इस कंपनी के गिरावट के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि जो महाराष्ट्र सरकार से इस कंपनी को जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने का जो ऑर्डर मिला हुआ था, उस ऑर्डर को कंपनी ने फुलफिल तो किया है, लेकिन सरकार की तरफ से जो इसको फंडिंग मिलना चाहिए था, जो पैसा इसको मिलना चाहिए था ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद, वो पैसा अभी तक इस कंपनी को नहीं मिला हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इसने जब अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट अपना प्रदर्शित किया, तो उसमें ये तो बता दिया कि मैंने इतना ऑर्डर मुझे मिला और इसमें मुझे इतना प्रॉफिट हुआ और इस प्रॉफिट के बाद मेरा रिवेन्यू इतना जनरेट हुआ और उसके बाद नेट प्रॉफिट मेरा ये रहा। तो ये सिर्फ प्रॉफिट जो है इसके कागजों में दिखाई दे रहा है, लेकिन असली कैश जो होना चाहिए, कैश जो है इसके पास नहीं रहा। यदि मैं इसके कैश फ्लो की बात करूं तो इसका कैश फ्लो जो है नेगेटिव में आया है और इसकी वैल्यू जो है -37.88 निकली है। और यदि मैं इसके प्रीवियस कैश फ्लो के बारे में बात करूं, मार्च 2022 में जो कैश फ्लो था वो कम था, -2.99 था, जो मार्च 2023 में बढ़कर -8.86 हो गया है और मार्च 2024 में और लगातार गिरावट देखने को मिली है इसके कैश फ्लो में और 8.86 से घटकर 16.34 तक ये पहुंच गया है और अब 2025 में इसका कैश फ्लो 37.88 हो गया है, जो कि नेगेटिव में है। जो कि आप देख रहे हैं कि हम मार्च 2022 से 2025 तक नेगेटिव कैश फ्लो हो रहा है इसका और इसकी वैल्यू जो होती है बढ़ती जा रही है। तो ये जो कैश फ्लो है ये एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रोल प्ले कर रहा है इसकी गिरावट के पीछे। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि यदि किसी कंपनी का रिजल्ट यदि आप लोग देख रहे हैं और उस कंपनी का प्रॉफिट भी आपको अच्छा दिख रहा है, रेवेन्यू भी आपको अच्छा दिख रहा है और उसके ऊपर डेट भी कम दिख रहा है, सारी चीज़ें आपको अच्छी दिख रही हैं, उसके बाद भी अच्छे स्टॉक में यदि आपको गिरावट देखने को मिल रही है, तो आप उस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट ज़रूर चेक करें। कैश फ्लो क्या चल रहा है, कैश फ्लो की वैल्यू कितनी आ रही है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। कैश फ्लो डेट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, रिसीवेबल डेज़ हो गए हैं। रिसीवेबल डेज़ मतलब कि कंपनी अपने जहाँ से उसको पैसा लेना है, उसको कितने दिन में पैसा मिल रहा है वापस। ये वाली चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। किसी भी कंपनी का यदि आप एनालिसिस कर रहे हो, तो ये चीज़ें देखना भी बहुत ज़रूरी है। यदि हम प्रॉफिट और रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, ये सब चीज़ों पे यदि हम बात करते रहे और यदि हम ये चीज़ें को नहीं देख पाए, तो हमें आने वाले टाइम में अच्छे स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, कैंस टेक्नोलॉजी के स्टॉक के पीछे गिरावट का यही 2 मेन कारण था। पहला तो अपना जो सरकार ने जो इसको ऑर्डर दिया था उसके लिए फंडिंग प्रॉपर टाइम पर नहीं दे पा रही है, जिसके कारण इसका कैश फ्लो काफ़ी वीक हो गया है और दूसरा इसका परफॉर्मेंस भी लगातार डिग्रेड होता जा रहा है। तो दोस्तों, यदि आप भी स्टॉक मार्केट में नए हैं और किसी भी कंपनी का स्टॉक का एनालिसिस करने में आपको अभी भी दिक्कत है, परेशानी हो रही है, तो आप मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ जाके ज़रूर देखें। उसे मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में और बड़ी आसान तरीक़ा से आपको समझाने की कोशिश करी है, ताकि आप एक-एक चीज़ पैरामीटर को आप अच्छे से समझ सकें और उसको एनालाइज़ कर सकें और कैसे किसी भी कंपनी का एनालिसिस किया जाता है और कैसे किसी भी अच्छे स्टॉक को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको उस फंडामेंटल सीरीज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसको जाके ज़रूर देखें। और दोस्तों, यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो अभी भी स्टॉक सिलेक्शन में गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको मेरा ये एनालिसिस समझ में आया होगा और आप ये समझ गए होंगे कि कैसे किसी स्टॉक का कैश फ्लो स्टेटमेंट जानना भी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्टॉक की परफॉर्मेंस को देखने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।